दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारत के भूगोल के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। देखिए भूगोल पढ़ने का मजा ही अलग है, ठीक है। लेकिन कब, जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एक एक सवालों का जवाब दे पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों टॉपिक तो बहुत ही शानदार सी है और इस तरह के टॉपिक इतिहास में भी आपको नहीं मिलने वाले। इतिहास तो दोस्तों आप वहां से पढ़ते हैं जहां से आपको ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं, मतलब इतिहास को जहां से लिखा गया है आपको वही सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन भूगोल की चैप्टर की कहानी उसके भी पहले की, यानी आज से अरबों खरबों साल पहले कौन सी घटना घटित हुई, कब किसका जन्म हुआ, वो कौन सा कालखंड था, ठीक है, उन सभी चीजों पर चर्चा होती है। देखिए अगर आप वैदिक पुराणों वगैरह की बात करेंगे तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि काल को कुल 4 भागों में, युग को कुल 4 भागों में बांटा गया, जिसमें आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आज कलयुग चल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते कि अगर आप ज्योग्राफी को ध्यान दें तो यहाँ पर दोस्तों अरबों खरबों साल पहले की घटना बताई जाती है आपको कि कब कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भारत के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग गोंडवाना और सेनोजोइक काल को पढ़ने वाले हैं। इन काल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी चीजों का विकास हुआ भारत के अंदर, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारा लेक्चर जो दोस्तों ये 336 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 10,080 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। अब तक हम लोगों ने इसी क्लास में 10,000 सवालों पर चर्चा कर दिया। बहुत जल्दी दोस्तों 10,100 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। ये फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि भारत का कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहें तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं होगा कि सर ये विषय तो हमें नहीं आता, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए आइए सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है हिम युग की शुरुआत। किसकी बात कर रहा दोस्तों? हिम युग की। दोस्तों आखिरी जो हम लोग क्लास किए थे इसके पहले 335 नंबर की क्लास, उसमें मैंने बताया था आपको वेगनर थ्योरी के बारे में बताया था। वेगनर महोदय एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर जलवायु अचानक से परिवर्तित हो गया और पूरी पृथ्वी पर आइस एज का समय आ गया। एक मूवी भी आई थी दोस्तों आइस एज, हालांकि एनिमेशन मूवी है, बहुत बच्चों को पसंद नहीं आती, बट आप देखिए बड़ा मजेदार मूवी, ठीक है। तो आइस एज में क्या होता है दोस्तों, पूरी दुनिया एक बार फिर से बर्फ में तब्दील हो जाती है, मतलब धरती के ऊपर बर्फ की एक लेयर आ जाती है। अच्छा लेयर आने से क्या होगा, देखिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। मान लीजिए पृथ्वी के अंदर क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी का कोर जो है गर्म है। किसी को न भरोसा हो तो एक काम करिए, आप पृथ्वी पर कहीं गड्ढा खोदना शुरू कीजिए और गड्ढा खोदते 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 10 फीट 20 फीट 30 40 50 ऐसे 100 फीट तक अंदर जाइए, आपको गर्मी महसूस होगी। या कहीं पर जहां पर कोयले की खादान वगैरह होती है वहां से दोस्तों बहुत गहराई तक खान है ना, वहां तो कई हजार जो है फीट तक दोस्तों गहराई तक दोस्तों खाने खोदी गई होती हैं, तो और खतरनाक होता है। जब वहां जाएंगे आप तो आपको और ज्यादा गर्मी महसूस होगी, ठीक है। ये गर्मी दोस्तों जो हम आप जानते हैं 45-46 डिग्री भूल जाइए, ये बढ़ते बढ़ते हम 60 70 80 डिग्री तक चला जाता है। भाई जितना अंदर जाओगे गर्मी उतना ज्यादा बढ़ेगी ना। तो अब देखो पृथ्वी के अंदर है गर्म और ऊपर है ठंडा। जब गर्म ठंडा दोनों इस प्लेट के ऊपर दबाव पड़ेगा तो धरती क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। यानी इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ था इस काल में। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, हिम युग की शुरुआत की बात कर रहा है कि वो कौन सा काल था जब पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया, पूरी पृथ्वी पर बर्फ की एक लेयर आ गई थी। और इन्होंने इस बारे में बताया किसने था, तो सबसे पहले वेगनर महोदय ने बताया था, बाद में मॉर्गन, हैरिस, कई लोगों का नाम आता है। तो अभी आपको बताना है कि हिम युग की शुरुआत कब हुई था, तो इसका नाम है दोस्तों प्लीस्टोसीन। क्या नाम दोस्तों, प्लीस्टोसीन युग। क्या नाम है दोस्तों इसका नाम है प्लीस्टोसीन युग, ठीक है। प्लीस्टोसीन युग फिर से लिख देता हूं साफ सुथरा थोड़ा सा। प्लीस्टोसीन युग जो था दोस्तों, प्लीस्टोसीन, ठीक है। प्लीस्टोसीन युग जो था, इस युग में दोस्तों किसकी शुरुआत हुई थी, एक लाइन में आप याद रखेगा, आइस एज की शुरुआत हुई थी। किसकी दोस्तों, आइस एज। पूरी दुनिया पर क्या हो गया था दोस्तों, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जीवन ही नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो सब दोस्तों बर्फ के अंदर दबकर क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। अगला सवाल करा उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, करा उत्तरी अफ्रीका, यहीं पर दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में क्या पड़ता है, सहारा का मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में क्या दोस्तों, यहीं उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। क्या स्थित है, सहारा मरुस्थल। मुझे लगता है पेन आज चेंज हो गया, हाँ, सहारा मरुस्थल दोस्तों यहां पर स्थित है, ठीक है।
कह रहा उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एशिया में जो शुष्क रेगिस्तानों का विकास हुआ ये किस काल में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्लीस्टोसीन युग के बाद एक काल आया होलोसीन। कौन सा काल आया दोस्तों? होलोसीन। क्या नाम आया? होलोसीन। होलोसीन युग किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये डेजर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। हर तरफ दोस्तों मरुस्थल बनना शुरू हो गया, ठीक है। हर तरफ मरुस्थल, ढेर सारे मरुस्थल बने और ज्यादातर जो मरुस्थल थे दोस्तों वो किस साइड बने? पश्चिमी साइड, महाद्वीपों या बड़े बड़े द्वीपों के पश्चिमी हिस्से में बने। जैसे भारत के पश्चिम में देखिए थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है ना, अरे राजस्थान वाला। उसी तरह से अफ्रीका के आप पश्चिम साइड में देखिए, अमेरिका के पश्चिम साइड में देखिए, मतलब जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए, बड़े बड़े महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में दोस्तों मरुस्थलों का विकास हुआ। ये किस युग में हुआ था? होलोसीन युग में, ठीक है। अगला सवाल कह रहा किस युग में मानव ने पशुपालन तथा कृषि कार्य भी आरंभ कर दिया? देखिए आपने पढ़ा था कि सबसे पहले मानव जो थे वो आदि मानव थे, ठीक है। देखिए पहले तो बंदर थे, बंदर के बाद धीरे धीरे उनके पूंछ गायब हो गए, वो दो पैर पर चलना सीख लिए, धीरे धीरे दोस्तों शिकार करना सीखे, ठीक है। शिकार करने के बाद में उन्हें पता चला कि हर जानवर को मारा नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं मारना चाहिए। कुछ जानवर पालतू होते हैं, उनसे भी कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिससे आहार की पूर्ति हो जाती है, ठीक है, यानी पेट पूजा हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? पशुपालन भी शुरू किया और एक जगह अस्थायी निवास करना आरंभ किया। इसके पहले मानव जो थे अस्थायी निवास करते ही नहीं थे, उनकी जिंदगी घुमक्कड़ों जैसी होती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जब वो खेती करने लगे तो भाई जमीन फिक्स हो गया, इसलिए अस्थायी निवास भी करने लगे। ये कब की घटना दोस्तों? ये होलोसीन युग की घटना है। कब की घटना है? यह घटना होलोसीन युग की घटना है। तो होलोसीन युग जब बात करेंगे तो आप तीन बात याद रखेंगे, एक तो डेजर्ट वाली बात याद रखेगा, दूसरा पशुपालन वाली बात याद रखेगा और तीसरा कृषि वाली बात याद रखेगा, ठीक है, तीन बात। और आइस एज वाली बात कब याद रखेंगे? जब प्लीस्टोसीन की बात होगी। ये सवाल पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, ठीक है। देखिए ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं यहां पर क्वेश्चन आंसर में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो भैया उसके लिए इंडिविजुअल बैच है, आप वहां आइए, वहां मुलाकात कीजिए, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हिम युग था दोस्तों, कई बार आता है कि हिम युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो याद रखिएगा हिम युग को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया था? कुल 4 भागों में इन्हें विभाजित किया गया था। जो हिमयुग थे ना उसको 4 भाग में विभाजित। अब कभी कभी परीक्षा में उन 4 भागों का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उन 4 भागों में पहला नाम था गूंज, याद रखेंगे। दूसरा नाम था दोस्तों मेंडल। अच्छा, वो ग्रेगर जॉन मेंडल वाला मत याद रखेगा जिन्होंने आनुवंशिकता के नियम वगैरह को दिया, ठीक है, वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों रीस और इसके बाद है दोस्तों वर्म, ठीक है। ये 4 नाम याद रखेंगे। क्या क्या? एक गूंज याद रखेगा, एक मेंडल याद रखेगा, एक रीस याद रखेगा और एक वर्म याद रखेगा, ठीक है। ये 4 तरह के क्या चले दोस्तों? हिम युग चले। जो आइस एज की आप बात किए, आइस एज की बात आपने कहां किया था? आइस एज की बात आपने कहां किया था दोस्तों? इसकी बात किया था आपने प्लीस्टोसीन युग में। कहां बात किया था? प्लीस्टोसीन युग, ठीक है, प्लीस्टोसीन युग। और ये उसी के अंतर्गत दोस्तों आता है, प्लीस्टोसीन युग के अंतर्गत ही ये बातें आती हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं, वो 5 महान झीलें कौन कौन सी है दोस्तों? तो कभी कभी दोस्तों उन 5 महान झीलों का क्रम पूछ देता है, तो मैं जो क्रम लिख रहा हूं दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व का क्रम लिख रहा हूं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम लिख रहा हूं, ठीक है। अब इनका क्रम आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला दोस्तों सुपीरियर झील, कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। सुपर हीरो माने हो जाता है ह्यूरन झील, ठीक है। सुपरमैन हीरो होता है, ठीक है, सुपरमैन हीरो, ठीक है। मैन माने हो जाता है मिशिगन झील, क्या हो जाता है? मिशिगन झील, ठीक है। हीरो में क्या हो जाता है? ह्यूरन झील, ठीक है, ह्यूरन झील। ई माने हो जाता है ईरी झील और ओ माने हो जाता है ओंटोरियो झील, ठीक है, ओंटोरियो झील, ठीक है। कितना हो गया? गिनती करिए, 1 हो गया यहाँ पर, 2 हो गया यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। ये पूछता है परीक्षा में सवाल, बार बार पूछता है, बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने कभी समझाया नहीं अपनी क्लास में। ये उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें हैं। इन्हें अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अंगुली नुमा झील या फिंगर लेक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे फिंगर लेक बोला जाता है। क्या कहते हैं? फिंगर लेक कहा जाता है, ठीक है। कह रहे उत्तरी अमेरिका में जो 5 महान झीलें बनी,
ये किस कालखंड में बनी दोस्तों? तो ये कालखंड कौन सा था दोस्तों? प्लीस्टोसीन। अच्छा कैसे सर, आप कैसे याद रख लेते? नहीं समझ में आता, इतना तो सर बड़ा कठिन इसको याद रखना। मैं इतना नहीं याद रखता, मैं केवल इतना याद रखता हूं कि आइस एज की शुरुआत प्लीस्टोसीन में हुआ। अरे भाई बर्फ बना तो बर्फ पिघलेगा भी कि नहीं पिघलेगा? बताइए, बर्फ को बर्फ ही रहने दें। पूरी दुनिया में बर्फ छप गया, छा गया, हर तरफ बर्फ बर्फ हो गया तो कभी पिघलेगा नहीं? पिघलेगा ना। जब पिघलेगा तो झीलें बनेंगी, पानी कहाँ जाएगा? या तो महासागरों में जाएगा या नदियों के रूप में बहेगा, कहीं झील के रूप में स्टोर हो जाएगा, यही झील के रूप में रुक गया। इस तरह से आप प्लीस्टोसीन याद रखेगा, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन युग में क्या क्या याद रखेंगे? एक तो आप याद रखेगा कि ग्लेशियर वाली बात याद रखेगा, आइस एज वाली बात याद रखेगा, ठीक है। जो 4 युग मैंने बताया वो भी आप याद रखेगा, विभाजन जो बताया, जो गूंज बताया, मेंडल बताया, रीस बताया, वर्म बताया, वो भी आप याद रखेगा, और बाकी प्लीस्टोसीन याद रखे। इतने से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा डिटेल कभी आएगा नहीं भाई, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल होता ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, करा प्रायद्वीपी भारत में। अच्छा प्रायद्वीपी माने क्या होता है, बात को समझिएगा। ये देखिए गुजरात, ठीक है, और ये हो गया भारत। अब ये भारत का नीचे से नक्शा है, ठीक है। यहाँ वो हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। एक तरफ दोस्तों अरब सागर आपको मिल जाएगा, एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा भैया? इधर मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी। जब कोई भी स्थल खंड 3 तरफ से जल से घिरा हो, याद रखेगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? याद रखेंगे 3 तरफ से घिरा भूखंड, ठीक है, भूखंड। 3 तरफ से जब कोई भूखंड घिर जाता है, किससे? 3 तरफ से घिरा भूखंड, 3 तरफ से जल से घिरा भूखंड, ठीक है। यहाँ किससे घिरा होना चाहिए? जल से घिरा हुआ, ठीक है। तो जल से घिरा हुआ, यहाँ देखिए इधर भी पानी, नीचे हिंद महासागर और इधर भी पानी, तो 3 तरफ से घिरा ना, इसीलिए ये प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। करा प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास दोस्तों ये किस युग में हुआ? गोंडवाना संरचना। देखिए एक तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो हम लोग तब पढ़ते हैं जो पैंजिया, जब पूरा का पूरा विश्व दोस्तों एक महाद्वीप पर था, तब उसे पैंजिया कहा जाता था। उसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथालासा कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा है 2 भागों में टूट गया। टूटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना लैंड अलग है, और ये गोंडवाना संरचना की बात हो रही है। ये इस गोंडवाना संरचना का विकास याद रखेंगे कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग में हुआ। इसका पूरा नाम है कार्बोनिफेरस पर्मियन, इसके आगे जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे? पर्मियन, ठीक है। कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में दोस्तों इसका विकास हुआ है, ये आप याद रखेंगे। मैं गोंडवाना संरचना की बात कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, कह रहा गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए सर मान लिया कि संरचना का निर्माण किस काल में हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, लेकिन सर कैसे हुआ है? तो याद रखेगा इसका निर्माण अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। कैसे हुआ है? अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। ये तथ्य भी आप याद रखेगा। बोलिए काम की लाइन है कि नहीं? एक एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इससे ज्यादा भाई कुछ भी नहीं है, विश्वास कीजिए मेरा, इससे ज्यादा है ही नहीं। मन लगा के पढ़ लो, जितना समझा रहा हूं ऐसी क्लास भी आपको मिलने वाली नहीं है। जो 10,000 सवाल पढ़ाया ना, इसी तरह शिद्दत से पढ़ाया हूं, पूरा मन से पढ़ाया हूं, आप खाली पढ़ो। कह रहा गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में स्टार्ट होता है? आप ये भी जानते हो गोंडवाना लैंड बाद में टूट गया, क्योंकि न टूटा होता तो ये एशिया कैसे बनता, न टूटा होता तो ये अफ्रीका कैसे बनता, भारत कैसे बनता, ठीक है। तो ये दोस्तों टूट गया। तो कह रहा है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम ये किस युग से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों जुरासिक काल से, ठीक है। जुरासिक काल से दोस्तों टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। कैसे याद किया जाए? देखिए टूटा उसी कारण, पहले देखिए एक भूखंड था तो सारे जो डायनासोर थे, ये जुरासिक काल में डायनासोर रहते थे भैया, भूल गए क्या? इसी काल में क्या थे दोस्तों? इसी काल में ये डायनासोर रहते थे, ठीक है। ये जो डायनासोर थे ये पहले पूरी दुनिया में रहते थे। जब ये टूटा तो ये अलग अलग देशों में पहुंच गए, चल के थोड़े गए, उड़ के थोड़े गए। पूरा महाद्वीप एक था, बाद में अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो अलग अलग महाद्वीपों पर पहुंच गए धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे गोंडवाना लैंड के टूटने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? वो जुरासिक काल से शुरू हुई है। अगला सवाल कह रहा गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिनों से है दोस्तों, ये बताइए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपने क्या पढ़ा? गोंडवाना संरचना। आपने सबसे पहले दोस्तों क्या देखा? गोंडवाना संरचना ये कब जो है विकास हुआ है इसका, तो याद रखेगा कार्बोनिफेरस पर्मियन
युग में दोस्तों इसका विकास हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, इसका विकास हुआ है, ठीक है। और अभी अच्छा इस कब दोस्तों ये टूटा, कब ये गोंडवाना लैंड अनेक भागों में टूट गया, तो जुरासिक पीरियड में टूट गया। कह रहा गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिनों से है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना आपको, तो याद रखेंगे यहाँ कई सारी नदियां हैं, जैसे दामोदर नदी का नाम सुना है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस नदी के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। इस वजह जैसे बिहार में कोसी के कारण बाढ़ आता है, इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी कहते हैं। उड़ीसा में महानदी का कारण बहुत सारा जो क्षेत्र है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो दामोदर नदी याद रखेगा, महानदी आप याद रखेगा, महानदी याद रखेगा, गोदावरी नदी याद रखेगा, गंगा, बड़ी गोदावरी, तीर्थ राज प्रयाग, ठीक है। सबसे बड़ी, गंगा से भी बड़ी पुराणों में किसे बताया गया, गोदावरी को बताया गया। नासिक दोस्तों, नासिक से नदी निकलती, ठीक है। और दो नदी दोस्तों और याद रखिए यहां पर, एक तो सोन नदी याद रखेगा, सोन नदी पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। पटना जिसे पहले के जमाने में पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये उसी के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी याद रखेगा और नर्मदा याद रखेगा। क्या याद रखेगा, नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब की तरफ नहीं जाती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती, उल्टे दिशा में बहती हैं। केवल दो नदी, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। खैर इसका यही जवाब है इतना। इन नदी बेसिनों का संबंध किससे दोस्तों, गोंडवाना संरचना से, याद रखेंगे। कर बिटुमिनस कोयला, जब आप कोयला पढ़े थे, कोयला में सबसे बढ़िया वैरायटी का जो कोयला था वो था एंथ्रेसाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला पड़ा था, ठीक है, लिग्नाइट कोयला पड़ा था, अंतिम में सबसे बेकार और घटिया क्वालिटी का जो कोयला था वो कौन सा था, पीट कोयला। मैंने बताया था पीट कोयला बुरादा टाइप का रहता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती, ठीक है। बिटुमिनस कोयला दोस्तों सेकंड नंबर का है, सबसे बढ़िया में एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ना, थर्ड पे आ जाएगा बिटुमिनस ना, लिग्नाइट सेकंड पे रहेगा। करा बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी, सबसे ज्यादा दोस्तों ये कोयला कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ये कोयला ये गोंडवाना संरचना में ही मिलती है, ठीक है। गोंडवाना संरचना के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। कोयले में किस वैरायटी का कोयला, तो बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला तो केवल थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में मिलता, नहीं तो तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। कहां मिलता है, पूछता सवाल, बताइएगा, ठीक है। करा कौन सी चट्टान, लिख दूं क्या, लिग्नाइट कहां मिलता है, लिग्नाइट कोयला ये नेवेली में मिलता है। नेवेली कहां पड़ता है दोस्तों, नेवेली पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और थोड़ा बहुत दोस्तों ये लिग्नाइट कोयला जम्मू कश्मीर में मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा स्पेशल है इसलिए अलग से लिख दिया हूं। कह रहा है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, सबसे नवीन चट्टान प्रणाली दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों ये गोंडवाना ही है। गोंडवाना का निर्माण दोस्तों बहुत बाद में हुआ है, ठीक है, क्योंकि दक्कन ट्रैप वगैरह बन चुका, अरावली वगैरह तो कहीं बन चुकी, पढ़ाया गया ना पिछले वाली क्लास में, अब जाकर ये बन रहा है हिमालय के बाद, ठीक है। तो ये गोंडवाना जो दोस्तों सबसे नवीनतम आप मान सकते हैं। कह रहा दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है, केवल चट्टान का नाम आपको पता ना, दक्कन ट्रैप। ये ट्रैप माने क्या होता है दोस्तों, ट्रैप कहा जाता है दरार को, किसे कहते हैं, दरार को। और इस दरार में हुआ क्या था, देखिए पृथ्वी का धरातल से फट गया, क्यों फट गया, अंदर से जोर लगा तो फट गया, ठीक है, प्लेटें अलग अलग हो गई, फटने की वजह से जो अंदर का मैग्मा था वो धीरे से बाहर आकर ऐसे फैल गया, क्या हो गया, फैल गया। फैलने की वजह से दोस्तों इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। कह रहा दक्कन ट्रैप ये किस चट्टान से निर्मित है, केवल इतना बताना है, तो याद रखेगा दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, यह बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, आराम से पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, समझिए पूरी क्लास देखिए, ठीक है। करा दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किस क्षेत्र में हुआ, ये दक्कन ट्रैप है कहां पर, अरे भैया उत्तर प्रदेश बिहार में रहकर अगर दक्कन ट्रैप ढूंढोगे तो थोड़े मिलेगा। ये दक्कन ट्रैप आपको कहां मिलेगा, ये सबसे मोटा मिलता है दोस्तों महाराष्ट्र बेल्ट में। कहां मिलेगा, ये महाराष्ट्र क्षेत्र, अगर स्पेशली आप बात करेंगे महाराष्ट्र, या फिर आप मालवा क्षेत्र में चले जाएंगे, मालवा क्षेत्र, ठीक है। मालवा क्षेत्र कहां मिलेगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र।
बैटरी समाप्त हो गया था, यहीं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि कहां पर इस दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास हुआ है। तो दो जगह आप याद रखेगा, एक तो दोस्तों महाराष्ट्र में विकास हुआ है, दूसरा याद रखेगा मालवा। ठीक है, मालवा, ये दो चीजें हो गया। तो एक मालवा क्षेत्र हो गया, एक महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आता है परीक्षा में कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं। क्या सवाल आता है, मालवा की गंगा किसी को पता है? किसी बच्चे को पता है कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं? नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मालवा की गंगा कहा जाता है दोस्तों क्षिप्रा नदी को। किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। हाँ, महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों कहां पर है? उज्जैन में है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा सवाल हो गया। आगे दे रहा दोस्तों, दक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में हुआ है? बहुत ध्यान से आप समझिएगा और देखिए क्या पूछ रहा है। करा उस अन्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां इस दक्कन ट्रैप संरचना का विकास हुआ। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि दक्कन ट्रैप का मुख्यतः विकास दो जगह हुआ है। एक तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसका विकास हुआ है, दूसरा दोस्तों मालवा में हुआ है। अच्छा, मालवा का नाम याद आए तो हिस्ट्री में दोस्तों आपने एक रूपमती की कहानी पढ़ा है। रूपमती और बाज बहादुर। ठीक है, रूपमती और बाज बहादुर की दोस्तों लव स्टोरी पढ़िए, मतलब आनंद आ जाएगा। गजब की लव स्टोरी दोस्तों, अकबर भी हिल हो गया। ठीक है, एकदम अकबर का दिल जो है झकझोर उठा दोस्तों इन लोगों की लव स्टोरी देखकर। ठीक है, तो ये मालवा की कहानी है, उसी मालवा की बात हो रही है फिलहाल। अभी कह रहा है कि दक्कन टाइप संरचना जो है दोस्तों उसका विकास किन अन्य क्षेत्रों में है। तो अन्य क्षेत्र की बात आएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं परीक्षा में। जैसे अगर गुजरात कभी ऑप्शन में मिले, क्या मिले? गुजरात मिले तो गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? काठियावाड़ याद रखेगा। अगर दोस्तों आप सभी को कर्नाटक क्षेत्र मिले, कर्नाटक ऑप्शन में मिले तो कर्नाटक में या तो दोस्तों बंगलुरु याद रखेगा या तो दोस्तों मैसूर का पठार याद रखेगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मैसूर का पठार याद रखेगा। या कभी कभी आपको छोटा नागपुर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? छोटा नागपुर भी ऑप्शन मिल सकता है। या ऑप्शन में दोस्तों आपको तेलंगाना भी मिल सकता है। या ऑप्शन में दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश भी मिल सकता है। ठीक है, इन सभी स्थानों पर दोस्तों दक्कन ट्रैप संरचना का विकास हुआ है, यह भी याद रखेगा। लेकिन यह उन अन्य क्षेत्रों में आते हैं। मुख्य क्षेत्र पूछे तब महाराष्ट्र मालवा बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया अच्छे से ना? एक एक सवाल मन लगा के समझते चलिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो फ्री वाली क्लास चल रही है ना, ये सुबह के 9 बजे दी जाती है। ठीक है, और अब तक हम लोगों ने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी राज व्यवस्था और पूरा विश्व भूगोल ये पढ़ के समाप्त कर दिया। ये पढ़ते पढ़ते दोस्तों हम लोग आ गए थे 330 लेक्चर तक। ठीक है, 330 लेक्चर तक इसे पढ़ा गया। उसके बाद अब जो है भारत के भूगोल की क्लास स्टार्ट हुई है। तो आप जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ये सब विषय आपको पढ़ा दिए गए जिसका आपको इतने समय से इंतजार था। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो राजमहल ट्रैप का नाम ही नहीं जानते। लोग जानते हैं अरुंधति जो मूवी आई थी उसी में राजमहल, अरे वो सब राजमहल की बात नहीं हो रही भाई, ये दूसरे राजमहल की बात हो रही है। राजमहल जो ट्रैप है दोस्तों इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? ये जुरासिक काल में हुआ था। इसी तरह से पूछता है कि दक्कन ट्रैप जो आप पढ़ रहे थे वो किस काल में हुआ था? ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? दक्कन ट्रैप का निर्माण यह कब हुआ था? यह क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, जबकि जुरासिक काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्रिटेशियस को दोस्तों आदि नूतन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? आदि नूतन काल कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है भारत के दक्कन के पठार पर। अच्छा, अभी मैंने बताया दक्कन का पठार दोस्तों किससे निर्मित है, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। हम लोग पीछे पढ़े थे ना, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, हम लोगों ने पढ़ा। करा भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण ये कब हुआ था? ठीक है, तो इसका निर्माण भी दोस्तों अब सिंपल। अच्छा, एक बात बताइए, पीछे लिखा है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है, यहां पूछ रहा है कि दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों। अरे एक ही बात है कि दो बातें भाई? फिर से वही सवाल पूछ रहा है, बस खाली घुमा के आपसे पूछ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्रिटेशियस काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ये जो क्रिटेशियस काल था दोस्तों, इसी समय में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। चाहे आप उसे लावा से कहिए, चाहे वो बेसाल्ट निर्मित कहिए, एक ही बात है सब, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है सेनोजोइक का अर्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, ठीक है। सेनोजोइक पीरियड आप पढ़ते हैं ना, अलग अलग पीरियड पढ़ते हैं, तो सेनोजोइक का अर्थ क्या होता है। सेनोजोइक मानते होता नूतन, क्या हो जाता है, नवीन, नया, ठीक है। तो यहां आप क्या सकते हैं, नवीन जीवन, ये इसका अर्थ है, ठीक है। नवीन जीवन, नया जीवन, ये सेनोजोइक का दोस्तों अर्थ होता है। कर देश की वर्तमान स्थलाकृति, स्थल धनाकृति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है स्थल, दूसरा शब्द है आकृति। तो स्थल धन आकृति बराबर क्या हो जाएगा, स्थलाकृति हो जाएगा। कर देश की कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। हिंदी में आ जाओ थोड़ा, कौन सी संधि है दोस्तों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का मास्टर हिंदी तो बताएगा नहीं, क्या बात करते सर, आप हिंदी के मास्टर हैं। नहीं भैया, मैं हिंदी का नहीं, मैं इतिहास का मास्टर हूँ, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, जो चाहे वो पढ़ो मुझसे, ठीक है। जो मेरे मन में आता है मैं वो सब विषय पढ़ाता हूँ। कह रहा देश की वर्तमान स्थलाकृति जो है दोस्तों, ये किस युग में सुनिश्चित, जैसा भारत आज हम देखते हैं, वो भारत जो मैप है दोस्तों एक तरह से, वो कब बना, वो बना आज का नहीं है, वो जब बर्फ जम रहा था ना तभी हो गया था, ठीक है। तो आप इसे कहिए प्लिस्टोसीन युग, ठीक है। अखंड भारत का निर्माण दोस्तों कब हुआ, ये अखंड भारत की जो हम संरचना देखते हैं, ये कब निर्मित हुआ है, ये निर्मित हुआ है प्लिस्टोसीन काल में। सब प्लिस्टोसीन काल में तो पूरा जमाना, हर जगह बर्फे बर्फ था, हाँ, और मरुस्थल भी था ना, हाँ। तो याद रखे, मरुस्थल छोड़िए, मरुस्थल वाला होलोसीन था, भूल गए क्या, ऐसा ना बेवकूफ बनाए, ठीक है। आइस एज वाला जो पीरियड था वो था प्लिस्टोसीन, भूलिए ना, ठीक है। प्लिस्टोसीन युग में हमने क्या पढ़ा था, यहां हमने पढ़ा था आइस एज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, आइस एज के बारे में पढ़ा था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, पृथ्वी पर सबसे व्यापक जो हिम युग आया, ठीक है, हिम युग, जिसके अंतर्गत हम गुंज की बात करते हैं, हम मिंडल की बात करते हैं, हम रीस की बात करते हैं, हम बुर्म की बात करते हैं, ठीक है। ये जो जिन कालखंडों की बात करते हैं, ये चार भागों में विभाजित किया गया था ना। ये चार भाग दोस्तों कब आए थे, अरे शुरू में बता दिया था भैया, ये प्लिस्टोसीन युग में ही आए थे। कब आया था, कुछ अलग से नहीं है। एक ही सवाल अगर घुमा फिरा के पूछे तो आप परेशान हो जाएंगे, इतना जल्दी परेशान हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। और ध्यान से पढ़िए, परेशान नहीं होना है। एक ही सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है। कह रहा भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए पेट्रोलियम कब आएंगे, सिंपल सी बात है, जब जमीन में जीवाश्म दबे होंगे तभी पेट्रोलियम बनेंगे। और दबेगा कब, जब ऊपर का पूरा लेयर क्या हो जाएगा, बर्फ से ढक जाएगा, सब कुछ धरती के अंदर आ जाएगा, बाद में बर्फ पिघल कर निकल जाएगी, और इस तरह से दोस्तों ये बनेगा। तो ये किस युग की बात क्या पूछा है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं। तो चट्टान का क्रम पूछ रहा है, ना कि युग पूछ रहा है। तो यहां याद रखेगा दोस्तों, ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है, ठीक है। टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसमें दोस्तों ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। और इस क्रम में खास करके किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, तो सब अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है, अवसादों से निर्मित चट्टान होती हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ, ठीक है। कह रहा इंडस माने क्या हो जाता है, यहां इंडस मतलब होता है सिंधु, क्या हो जाता है, यहां सिंधु की बात हो रही है। और सांगपो किसे कहते हैं दोस्तों, ये तिब्बत वाला जोन है, ठीक है। सांगपो क्या है दोस्तों, सांगपो तिब्बत को कहा जाता था, ठीक है, तिब्बत। तो इंडो हो गया, तिब्बत हो गया, और सचर जोन हो गया, ठीक है। इंडो तिब्बत सचर जोन, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इंडो तिब्बत सचर जोन, ठीक है। कह रहा इसका निर्माण कब हुआ। सर पहले बताइए, ये इंडो तिब्बत जो सचर जोन लिखा है या फिर सिंधु तिब्बत सचर जोन लिखा है, ये है क्या। तो याद रखेगा, आपने सुना है ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय के, और आप दक्षिण में आएंगे, सबसे लास्ट में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा बृहद हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य का भाग, ठीक है, मध्य का भाग जो है दोस्तों वो यही सचर जोन है, सिंधु तिब्बत सचर जोन। किसके बीच का है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का हिस्सा है। और ये कब निर्मित हुआ था, तो निर्मित हुआ था दोस्तों प्लायोसीन युग में। कब हुआ था दोस्तों, आपने प्लिस्टोसीन पढ़ा, ये प्लायोसीन है। यहां भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, प्लायोसीन
और इयोसीन, बहुत लंबा समय में दोस्तों ये विस्तृत हुआ, ठीक है। तो प्लायोसीन और इयोसीन आप याद रखेंगे जब ये सचर जोन निर्मित हुआ है। इसी तरह जब आप नहीं पढ़ेगा हिमालय, हिमालय में सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक सबसे छोटा वाला, ऐसे करके दोस्तों। और उसी तरह से ऊंचाई भी है, जितना उत्तर में जाएंगे उतनी ज्यादा ऊंचाई, ठीक है, और जितना दक्षिण में आएंगे वो तो तराई क्षेत्र है। करा MBF, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। MBF को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं इसे। करा मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है दोस्तों, इसका विकास कब हुआ, ठीक है। तो ये कहां स्थित है दोस्तों? ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। किसके मध्य स्थित है? यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि भाई MBF जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट कहां पर स्थित है। तो जो लघु हिमालय वाला हिस्सा है, जो शिवालिक वाला हिस्सा है, ये उसके बीच में स्थित है। लेकिन इसका विकास कब हुआ दोस्तों? इसका विकास हुआ है सेनोजोइक काल में। कब हुआ दोस्तों? इसका विकास हुआ है सेनोजोइक काल में। ये तथ्य आप याद रखेंगे। देखिए सवाल हर जगह से बनते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ छोड़ना नहीं आपको। जितना मन लगा के पढ़ेंगे, मैं तो इतना डिटेल पढ़ा दिया, और जगह जाएंगे तो ये सारी चीजें मिलती नहीं, चैप्टर गायब रहता है। ये भूगोल का बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, इसे कोई पढ़ाता नहीं है। लोग वही सूरज चंद्रमा यही वो पढ़ाते हैं, ठीक है। और भारत में आएंगे तो नदी पढ़ा दिया, पहाड़ पढ़ा दिया, पर्वत पढ़ा दिया, पठार पढ़ा दिया, काम खत्म, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसे थोड़े चलती है, ठीक है। यहाँ आएंगे जब स्टडी 91 पर आएंगे तो आप एक टॉपिक ढूंढिएगा, कोई एक टॉपिक आप ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उतना पढ़ाया हूँ, 100 लेक्चर पढ़ाया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कितना लेक्चर? 100 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ विश्व का भूगोल पढ़ाया हूँ। इंडियन ज्योग्राफी तो भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्लास पढ़ते जाइए, मजा खूब आएगा। करा बृहद हिमालय की उत्पत्ति यह किस काल में हुई? जैसे ट्रांस हिमालय था ना, बृहद, उसके बाद का बृहद हिमालय। तो करा बृहद हिमालय दोस्तों कब बना है? वैसे तो ये सब दोस्तों नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, नवीन वलित पर्वत इसी के अंतर्गत आते हैं ना। और आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि पहले जो है जब ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना था, तब दोस्तों क्या हुआ था, बीच में एक समुद्र था, उसे टेथिस सागर बोलते थे। पैंथालासा के बाद की कहानी है, ठीक है। टेथिस सागर, उसी टेथिस सागर के मलबे में दोस्तों हिमालय खड़ा है आज, ठीक। आज का जो हिमालय है वो टेथिस सागर का अवशेष है एक तरह से, ठीक है। खैर हमसे पूछ रहा बृहद हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों किस काल में हुई है? तो याद रखेगा इसकी उत्पत्ति हुई है ओलिगोसीन काल में। कब हुई है दोस्तों? ओलिगोसीन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है बृहद हिमालय। और देखिए जितना ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वत थे वो पहले बने, और बाकी बाद वाले शिवालिक हिमालय दोस्तों बृहद हिमालय के नीचे का क्षेत्र है। तो कह रहा है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुआ? तो दोस्तों ये बाद में हुआ। ये कब हुआ दोस्तों? ये जो आप पीछे पढ़े प्लायोसीन युग ना, प्लायोसीन और इयोसीन जो पढ़े थे वहां पर, ठीक है। तो प्लायोसीन युग में हुआ, ठीक है। पीछे देखिए पढ़ाया हूं यहाँ प्लायोसीन और इयोसीन। देखिए यहाँ पर जहां सचर जोन देखा था, क्योंकि ये जो सचर जोन है दोस्तों बृहद हिमालय के पास में स्थित है, बट ये बाद में बना है प्लायोसीन और इयोसीन के समय। कर लघु या जो मध्य हिमालय है, कर इसकी उत्पत्ति दोस्तों किस कालखंड में हो? तो लाइन से पड़ेगा, यहाँ ओलिगोसीन हो गया, यहाँ प्लायोसीन हो गया, यहाँ मायोसीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मायोसीन। एक जैसे नाम होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर संकट रहे, वो रहेगा भी, पढ़ना पड़ता है। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। करा विशाल मैदान के जो बांगर और खादर मिट्टी के क्षेत्र, ठीक है। तो बांगर और खादर क्या दोस्तों? ये मिट्टी के रूप हैं। क्या है दोस्तों? ये मिट्टी के रूप हैं, ठीक है। जिसमें से जो बांगर होता है दोस्तों, जो बांगर होता है ये पुरानी मिट्टी होती है। क्या होती है दोस्तों? पुरानी मिट्टी होती है। जो खादर होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। देखिए जब बाढ़ आता है तो धरती डूब जाती है, तो जो डूबी हुई धरती रहती है उसके ऊपर एक और लेयर बन जाता है मिट्टी का, तो वहां पर नई मिट्टी आ जाती है, उसे खादर कहते हैं। जो क्षेत्र नहीं डूबता है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विशाल मैदान के बांगर एवं खादर रूप में विकास कब हुआ है? जो तराई वाला क्षेत्र के बाद जो विशाल मैदान है ये दोस्तों इसका ये कब विकसित हुआ? तो नूतन युग में विकसित हुआ, ठीक है। बहुत बाद में विकसित हुआ है, नूतन युग में विकसित हुआ, उसके लिए कोई नाम नहीं मिला मुझे, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की जो वेदिकाएं हैं, वेदिका माने जानते हैं क्या होता है? वेदिका माने होता है धारा, ठीक है। वेदिका कुछ और नहीं दोस्तों, यहाँ वेदिका का तात्पर्य किससे? धाराओं से, ठीक है। तो जो धारा है ये कब बना दोस्तों? ये धाराएं बनी थी सेनोजोइक पीरियड में। कब बनी थी दोस्तों? सेनोजोइक, ठीक है।
सेनोजोइक पीरियड में दोस्तों ये धाराएं बनी हैं, ये आप याद रखेंगे। करा राजस्थान मरुस्थल अथवा जो थार मरुस्थल है, राजस्थान के मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, थार का मरुस्थल है, जैसलमेर बीकानेर के पास में स्थित है, ठीक है। करा इसका विस्तार दोस्तों कब हुआ था, मैंने पहले बताया कि इसका विस्तार, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसका विस्तार दोस्तों प्लिस्टोसीन युग में हो गया था, ठीक है, प्लिस्टोसीन युग में। और प्लिस्टोसीन आप पढ़ते हैं दोस्तों आइस एज के लिए जाना जाता है। जब दुनिया में आइस एज चल रहा था तब हमारे यहाँ मरुस्थल बन रहा था, और जब दुनिया में मरुस्थल बन रहा था, जैसे सहारा का मरुस्थल, जैसे मध्य एशिया का मरुस्थल, ठीक है, मध्य एशिया का मरुस्थल, ये सब कब बने थे दोस्तों, ये होलोसीन पीरियड में बने थे। क्या बने थे, ये होलोसीन में बने थे ना, होलोसीन में, पीछे पढ़ाया था मैंने। जबकि भारत वाला जो दोस्तों ये पहले ही बन गया था, प्लिस्टोसीन से इसका निर्माण जारी है, ठीक है। तो याद रखेगा दुनिया के सबसे पुराने मरुस्थलों में से एक दोस्तों भारत का मरुस्थल है, याद रखेगा, जिसे हम थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। पहले जब ये बोर्ड नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, तब मैं कॉपी कलम पे पढ़ाता था, और ये उसी कॉपी कलम पे पढ़ाए गए दोस्तों नोट्स हैं। और इसकी क्लासेस भी पूरा यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर सेशन समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए मत परेशान रहा करिए, स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, विजिट कीजिए study91.co.in। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री में दिया गया, या फिर आप study91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आपको एक एक क्लास का जो है पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। तो क्यों परेशान होना, ठीक है। हो सकता है कुछ पीडीएफ लेट में अपडेट हो, लेकिन अपडेट सब किया जाता है, इसलिए परेशान ना होइए, सीधे आइए और अपनी क्लास लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।